लेकिन देखिए शालिनी उतना आसान है नहीं क्योंकि सीएम योगी का दबदबा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उनको पीएम पद की रैंक के लिए भी एक योग्य उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि जब पीएम मोदी इस पद से हटेंगे तो उसके बाद अगर कोई उम्मीदवार सबसे अधिक तवज्जो में रहने वाला है तो वो योगी रहने वाले। तो ऐसे में ये कह मांगों को लेकर और वहीं पीडीए विचारधारा को लेकर, लेकिन हाल ही में मुलाकात पल्लवी पटेल की होना, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का संकेत ये देना कि पीडीए की आबादी उत्तर प्रदेश में, और उस आधार पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल पीडीए के तहत आती हैं और वो भी ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि उनकी विधानसभा जो सदस्यता है वो रद्द नहीं की जा सकती है। अब देखा जाए जिस तरीके से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं तो उनको यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर सियासत गरमाती हुई जा रही है और केशव प्रसाद मौर्य तमाम दावे यहाँ पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, वो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी अगर बात की जाए तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना डिसीजन अगर लेती है उनको मनोज पांडे को बनाने का, तो वाकई ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और देखा जाए तो नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद अब ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव इस स्थिति को देखते हुए पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपके बता दें कि जहां पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा था कि अकेले वही सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यहां पर ब्रिजेश पाठक का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिजेश पाठक भी अब केशव प्रसाद मौर्य की राह पर चलने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी गुरुवार को समीक्षा बैठक की तो केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं जब शुक्रवार को दूसरी समीक्षा बैठक की गई थी लखनऊ में, तब वहां पर ब्रिजेश पाठक मौजूद नहीं थे। अब ऐसे में यही कहा जा रहा है कि आखिरकार दोनों डिप्टी सीएम मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। क्या वो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर खुद को सीएम की गद्दी पर देखना चाह रहे हैं या वजह कुछ और है। इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में मौजूद है मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से अब ब्रिजेश पाठक भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ना ही केशव प्रसाद मौर्य और ना ही ब्रिजेश पाठक उनके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं, ना ही सरकार के खिलाफ जाकर कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो अपनी ताकत का यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाना चाह रहे हैं कि आखिरकार उनकी भी कितनी ताकत है। अगर वो उन्हें तवज्जो नहीं देंगे तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। क्या ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं बढ़ जाएंगी और सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना पद खोना पड़ सकता है? देखिए, इसको लेकर चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा हैं कि योगी को लेकर लगातार माहौल ऐसा बन रहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए शालिनी उतना आसान है नहीं क्योंकि सीएम योगी का दबदबा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उनको पीएम पद की रैंक के लिए भी एक योग्य उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि जब पीएम मोदी इस पद से हटेंगे तो उसके बाद अगर कोई उम्मीदवार सबसे अधिक तवज्जो में रहने वाला है तो वो योगी रहने वाले। तो ऐसे में ये कहना है कि उनको पद से हटा दिया जाएगा, मेरे ख्याल से अभी इसको लेकर बहुत सारी कह सकते हैं चर्चाएं ज़रूर हो रही, लेकिन इसमें कोई दम नज़र नहीं आता। वहीं केशव प्रसाद मौर्य वाकई में ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास करें। आप देखिए, कभी संजय निषाद से मिलते हैं, कभी ओपी राजभर से मिलते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरा भी दबदबा यूपी के अंदर काफ़ी, अगर यहाँ पर सीएम की वैकेंसी खाली हुई तो उसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आ सकता है तो वो केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। और इसीलिए योगी की बैठकों से भी वो कह सकते हैं कि अलग थलग नजर आते हैं। लेकिन सर, इसकी वजह कुछ और बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो अपनी 11 जो मंडल है उनकी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था तो वो वहां पर नहीं गए थे, लेकिन अब वो आमंत्रण दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम को ये लग रहा है कि अब उन्हें नहीं जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है और इसको लेकर भले ही वो जगजाहिर ना करें, लेकिन जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो उनके
कह सकते हैं बयान नज़र आते हैं, वो ये बताते हैं कि बीजेपी के अंदर ज़रूर आपस में इतने मतभेद हैं जिसकी वजह से बारंबार सीएम योगी के ऊपर ये कहा जाता है कि भाई उनको पद छोड़ देना चाहिए। और देखिए सारे की सारी जो कवायद है वो इसलिए भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वैसी जीत नहीं मिली जिसकी उम्मीद बीजेपी लगाकर बैठी थी, और आने वाले 10-12 सीटों पर उपचुनाव है। तो ऐसे में योगी का प्रभाव क्या वैसा रहने वाला है, या केशव प्रसाद मौर्य ये बताना चाहते हैं कि अगर उनके सर पर ताज सजाया जाए तो वो यूपी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लेकिन ये बात तो मानकर चलना पड़ेगा कि योगी के खिलाफ एक माहौल तो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए जयंत चौधरी उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ओपी राजभर बयानबाजी करते हैं, संजय निषाद बयानबाजी करते हैं, अनुप्रिया पटेल बयानबाजी करती है। इसी मद्देनज़र उन्होंने जो दो दिन पहले पल्लवी पटेल से मुलाकात करते हैं, बुलाते हैं कि भाई आप आइए, बातचीत करिए, और कोई भी संभावना गठबंधन की बनती है तो हमारे साथ करिए। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी भी अपना जो पक्ष है वो मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई कंडीशन उनके खिलाफ हुई, कोई परिस्थिति उनके खिलाफ हुई, तो यहाँ पर अपनी सरकार को बचाने के लिए जो लोग हैं उनको तैयार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात से यही कहा जा सकता है कि शायद ही कोई फर्क पड़ रहा हो कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 10 दिनों में यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने कम से कम 43 विधायकों के साथ या 43 नेताओं के साथ अपनी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर साझा की है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य आखिरकार क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वहीं यहाँ पर अगर पल्लवी पटेल को लेकर बात की जाए तो पल्लवी पटेल का अचानक से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से तो अलग हो ही चुकी हैं, अब वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी बहन की तरह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती नजर आएंगी। नाजमीन से जानेंगे। नाजमीन, क्या लगता है जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर हैं, तो ऐसे में क्या पल्लवी पटेल भी अब भारतीय जनता पार्टी का साथ लेती हुई दिखाई देंगी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए? देखिए, चर्चाएं यही यहाँ पर हो रही हैं कि पल्लवी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो क्या इस मुलाकात के पीछे के मायने सिर्फ यही हैं कि गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा, AIMIM के साथ गठबंधन में पल्लवी पटेल आई। चर्चाएं लोकसभा चुनाव के बीच में ये भी थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठजोड़ में चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन मायावती ने सिरे से इसे इनकार कर दिया। लेकिन अब ये देखिए, एक बहन जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में है, वहीं अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में 36 का आंकड़ा हम देखते हैं कि दोनों ही बहनें आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा जाता है, आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। लेकिन अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल का योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, और 2014 से पहले पल्लवी पटेल की जो पार्टी है अपना दल कमेरावादी, उसका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ भी रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े रही हैं। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीरें बदलती हुई नजर आई। अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी अलग कर ली, पल्लवी पटेल से राहें अलग कर ली, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई, और पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का मकसद पल्लवी पटेल का था सीटों की मांगों को लेकर और वहीं PDA विचारधारा को लेकर। लेकिन हाल ही में मुलाकात पल्लवी पटेल की होना, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का संकेत ये देना कि PDA की आबादी उत्तर प्रदेश में, और उस आधार पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल PDA के तहत आती हैं, और वो भी ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि उनकी विधानसभा जो सदस्यता है वो रद्द नहीं की जा सकती है, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से सिरातू से विधायिका है। तो ऐसे में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव भी पल्लवी पटेल के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान PDA के तहत अखिलेश यादव। ये कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल को अब उनकी बहन अनुप्रिया पटेल की जगह दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जगह की बात यह है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, और यहाँ पर आप ये देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में 17 से 18 सीटों पर अपनी पार्टी के तहत प्रत्याशियों को उतारती हैं, चुनाव जीत नहीं पाती हैं। एक चुनाव जीता है वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधानसभा का चुनाव जीता है, तो बहुत अंतर दिखाई देता है।
है अनुप्रिया पटेल ना सिर्फ 2024 में, इससे पहले भी वो 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो उनका कद यहाँ पर बड़ा नजर आता है। लोकसभा चुनाव के बीच में भी ये आरोप लगाया गया था कि जब अनुप्रिया पटेल 3 सीटों की मांग नहीं कर रही हैं तो आप अखिलेश यादव से किस आधार पर 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि वो उनका फैसला है, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हीं मांगों के साथ अड़ी रहूंगी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लेती हैं। तो पल्लवी पटेल को पहले अपनी पार्टी और खुद का वजूद तलाशना पड़ेगा कि जो एक सीट सिराथू की जीती है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उस सीट से भी हाथ गंवाती हुई नजर आएंगी। अखिलेश यादव ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, वरना तो वो सिराथू विधानसभा सीट से भी हट चुकी होती, इस पर भी उपचुनाव की स्थिति पैदा हो जाती, तब उनका जीतना क्या आसान हो पाता, ये भी सवाल बनता है। तो ऐसे में अभी पल्लवी पटेल के लिए ज़रूरी है कि वो अकेले अपने दम पर तो अपनी पार्टी के अस्तित्व को उत्तर प्रदेश में साबित नहीं कर पा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि गठबंधन है वो किसके साथ करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का भी हाथ बढ़ाना और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, 2 पार्टियां मौजूद हैं, अब दोनों पार्टियों में किस तरफ यहां पर पल्लवी पटेल जाएगी ये देखना होगा। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि पल्लवी पटेल आखिरकार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ करती नजर आएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि पल्लवी पटेल जब समाजवादी पार्टी से अलग हुई थी तो ये वजह बताई गई थी कि पीडीए के तहत अखिलेश यादव नेताओं को मैदान में नहीं उतार रहे हैं, ये वजह है। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से अलग हो जाती है। यहीं पर अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल के पति की, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये कह देते हैं कि ये सब कुछ नौटंकी है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अनुप्रिया पटेल की ओर से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं अपनी बहन पल्लवी पटेल के लिए। तो ऐसे में आप पल्लवी पटेल आखिरकार क्या कुछ करती दिखाएंगी ये भी समय बताएगा। लेकिन यहाँ मेरा आखिरी सवाल एक मनीष से रहेगा। मनीष, यहाँ एक नया जो नाम है वो सामने आ रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक यहाँ अखिलेश यादव के साथ बागी हुए थे विधानसभा चुनावों में, राज्यसभा जो चुनाव हुए थे उसमें, उनमें से नेताओं को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। मनोज पांडे का नाम जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में। क्या लगता है इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाती हुई जा रही है उसको देखते हुए यही समझा जाता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अंतर्कलह से जूझ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़े यहाँ पर खुलासे होते हुए नजर आएंगे, कोई बड़ा यहाँ पर फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है। और ऐसे में अब देखा जाए जिस तरीके से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं तो उनको यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर सियासत गरमाती हुई जा रही है और केशव प्रसाद मौर्य तमाम दावे यहाँ पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, वो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी अगर बात की जाए तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना डिसीजन अगर लेती है उनको मनोज पांडे को बनाने का, तो वाकई ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और देखा जाए तो जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ले लेती है तो वाकई अखिलेश यादव आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही थी तो बेशक अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने निर्णय पर अडिग हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही कि वो तमाम यहाँ पर विधायकों पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे और बेशक वो कार्रवाई करते हुए यहाँ पर नजर भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में यहाँ पर उनका साथ छोड़ दिया गया यहाँ पर तमाम नेताओं द्वारा। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव में भी वही चीज़ देखने को मिली। तो यहाँ पर बगावत का जो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर परिणाम सोच रखा है तो वो परिणाम यहाँ पर ज़रूर निकल कर आएगा। और ऐसे में सज़ा वाली बात जो है वो सज़ा वाली बात भी कहीं ना कहीं सिद्ध करते हुए नजर आएंगे अखिलेश। बिल्कुल, यहाँ पर जो सज़ा वाली बात अखिलेश यादव ने कही है कि सज़ा दी जानी चाहिए, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव उन बागी विधायकों के खिलाफ क्या कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कलह है वो सही होगी भी विधानसभा चुनावों तक या नहीं, या फिर इस उपचुनाव में जो 10 सीटों पर विधानसभा की 10 सीटों पर या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस अंतर्कलह के कारण नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।